हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली क्लास में अपक्रिया के प्रकार में दो अपक्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे चार प्रकार की अपक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया, फिर द्विविस्थापन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। हम सभी अपक्रियाओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया। सबसे पहले हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में बात करेंगे, ठीक। जैसे लिखा हुआ है विस्थापन अपक्रिया में कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ लेते हैं फिर से, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर इसको हम समझना चाहें, यहां पर कोई तत्व A है, कोई दूसरा तत्व B है, जो उसका कंपाउंड या यौगिक क्या बना हुआ है, B और C। A की अभिक्रियाशीलता B की अभिक्रियाशीलता से क्या है, अधिक है, तो A क्या करेगा, B को विस्थापित करके अपना यौगिक AC बना लेगा और B क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक। जैसे अगर यहाँ पर एक उदाहरण से अगर हम समझें, तो जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। क्यों, क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, अधिक, जिसके कारण जिंक कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक, और अपना एक यौगिक बना लेता है जिंक सल्फेट, ठीक। अगर इसके हम और उदाहरण के बारे में बात करें, इसे लिखा हुआ है विस्थापन अपक्रिया का कुछ उदाहरण है। जैसे आयरन को किस में डाल दिया जाए, कॉपर सल्फेट के विलेन में डाल दिया जाए। जैसे लिखा हुआ है आयरन किससे अपक्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट से, ठीक। तो आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित। क्यों, क्योंकि आयरन की अपक्रियाशीलता कॉपर से क्या है, अधिक है। आयरन की अपक्रियाशीलता कॉपर से क्या है, अधिक है, जिससे किसका निर्माण होगा, आयरन के सल्फेट का फेरस सल्फेट, और क्या बनेगा, कॉपर। कॉपर सल्फेट विलेन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू, कैसा होता है, ब्लू। और फेरस सल्फेट का जब निर्माण होता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर, कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। सेम उसी प्रकार की अपक्रिया जिंक की अपक्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, निर्माण होता है जिंक सल्फेट का। क्यों, क्योंकि जिंक की अपक्रियाशीलता कॉपर से क्या है, अधिक है। अब अगर बात करें जब लेड की अपक्रिया हम कॉपर क्लोराइड से कराते हैं तो लेड क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपना यौगिक बनाता है, लेड क्लोराइड और कॉपर अलग। क्यों, क्योंकि लेड की अपक्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है। एनसीईआरटी में यह अपक्रियाशीलता की श्रेणी दी गई है चैप्टर नंबर 3 में। हो सकता है अभी हम बता दें, चलिए हम बता देते हैं कि अपक्रियाशीलता हम कैसे जान पाते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर, कुछ तत्वों के रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखे हुए हैं। वो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है, पटना का मैजिक में, पटना का मैजिक में अली जान लगाया, पटना का मैजिक में अली जान लगाया, फिर लेट है, फिर लेट है, क्यों,
मरे आज और। क्यों मरे आज और? देखिए, याद करने का सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है। आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से आप उसको याद कर सकते हो। मैंने एक छोटी सी ये ट्रिक बनाई है, ठीक है। इसमें पहले किस शब्द का मतलब क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में एक सीरीज तैयार करते हैं। पटना, पटना में जो पट आया इसका मतलब पोटेशियम, ना आया इसका मतलब Na यानी सोडियम, का आया का मतलब कैल्शियम, मैजिक मतलब मैग्नीशियम Mg, अली, अली का मतलब एल्यूमिनियम, जान लगाया मतलब जिंक, फिर का मतलब यहां पर आयरन से है, फिर का मतलब किससे है? आयरन से है। Pb यानी लेड, है का मतलब हाइड्रोजन, क्यों का मतलब कॉपर, मरे का मतलब मरकरी यानी Hg, आज का मतलब Ag यानी सिल्वर, और का मतलब गोल्ड। ठीक, यानी पटना में पट का मतलब पोटेशियम, ना का मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, मैजिक में मतलब Mg, अली का मतलब एल्युमिनियम, जान लगाया मतलब जिंक, फिर का मतलब आयरन, लेड का मतलब लेड, है का मतलब हाइड्रोजन, क्यों का मतलब कॉपर, मरे का मतलब मरकरी, आज का मतलब सिल्वर, और का मतलब गोल्ड। ठीक, इसको अगर हम श्रेणी में लगाते हैं तो किस तरह हमारा सीरीज तैयार होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। जिंक, आयरन और लेड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो ये सीरीज पूरा आ जाएगा। लेड, उसके बाद में यहां पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, और फिर उसके बाद में अंत में क्या आएगा? गोल्ड। क्या आ जाएगा अंत में? गोल्ड। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वह कितना होता है? 0.00, यानी इसी को आप बॉर्डर लाइन मान सकते हो। इसके ऊपर के जितने भी तत्व हैं उनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो क्या होती है? ज्यादा, यानी आप क्या कह सकते हो? ये क्या है? मोर रिएक्टिव। क्या है ये? मोर रिएक्टिव, यानी इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। और जो नीचे वाले हैं ये क्या है? लेस रिएक्टिव, यानी इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है? कम है। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है? कोई भी तत्व जितना ऊपर होगा उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी। वो अपने से नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। जैसे हमने कुछ अभी उदाहरण पढ़े हैं, जैसे क्या पढ़ा गया है? जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला देते हैं तो निर्माण किसका होता है? आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। इस टेबल में आप देखिए, आयरन कहाँ है? यहाँ पर है, और कॉपर कहाँ है? यहाँ पर है। यानी कि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है? अधिक है। इसलिए आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। जैसे हमने पढ़ा है, लेड कॉपर के क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अपना लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग। यहां पर आप देख लीजिए, लेड कहाँ है? ऊपर, और कॉपर कहाँ है? नीचे, यानी लेड की अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। इसलिए लेड कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ये बात समझ में आई कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक, अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस पे बात करेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, यानी कि दो कंपाउंड होंगे, दो यौगिक होंगे, वो अपने आयन में वियोजित होंगे, फिर उनके आयन आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज होकर किसी नए पदार्थ या किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे।
ठीक, आदान प्रदान के फलस्वरूप नए उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नोट पॉइंट में यहां पर बात करेंगे, लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में आमतौर पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि जब यह क्रिया संपादित होती है और पूरी होती है तो कुछ ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो उस विलयन में घुलता नहीं है, वो उस नीचे कंटेनर में जाकर इकट्ठा होने लगता है। तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप, यानी प्रिसिपिटेट। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसलिए सामान्य तौर पर द्विविस्थापन अभिक्रिया का अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं, या यूं कहें कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो। यहां पर अगर हम बात करें, जैसे कोई यौगिक है ए बी अपने आयन में टूट गया है, कैट आयन और एनायन, यानी धन आयन और ऋण आयन। कोई यौगिक है सी और डी जो अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट गया है। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच आयन विनिमय होगा, आयन का एक्सचेंज। इसका माइनस इसके प्लस के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करेगा, क्या बनाएगा? सी और बी। इसका प्लस इसके माइनस से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ए और डी। यानी कि जो यौगिक बना हुआ है वो दोनों के आयनों के एक्सचेंज के फलस्वरूप बना है। अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो देखिए, यहां पर जब बेरियम क्लोराइड किससे अभिक्रिया करता है? सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। देखो, बेरियम क्लोराइड, ठीक, यह अभिक्रिया किससे करता है? सोडियम सल्फेट से। कैसे? जब ये अपने आयन में टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Ba+2 Cl माइनस, Ba+2 और Cl माइनस। सोडियम सल्फेट जब आपस में टूटेगा तो किसमें टूटेगा? सोडियम प्लस और सल्फेट पर -2। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच आयन एक्सचेंज होगा, ठीक, यानी कि इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? बेरियम सल्फेट। इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? NaCl। ठीक, तो निर्माण किसका हुआ? बेरियम सल्फेट और NaCl। बेरियम सल्फेट एक्चुअल में क्या है? एक अवक्षेप, यानी जब ये अभिक्रिया संपादित होती है तो उस कंटेनर में नीचे जाकर क्या इकट्ठा होने लगता है? बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप इकट्ठा होने लगता है। इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई। दूसरा अगर हम बात करें सिल्वर नाइट्रेट की किससे अभिक्रिया? सोडियम क्लोराइड से। सेम उसी प्रकार होगी। यह सिल्वर नाइट्रेट किसमें टूटेगा? Ag+ और NO3- में। NaCl किसमें टूटेगा? पहले Na+Cl-। अभी क्या करेंगे आपस में? आयन का एक्सचेंज। सिल्वर क्लोरीन से यानी क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा, नाइट्रेट किससे करेगा? सोडियम आयन से। क्या बनेगा? AgCl और NaNO3। इसका निर्माण होगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अगली अभिक्रिया क्या है? पोटेशियम आयोडाइड की किससे अभिक्रिया करा दी गई है? लेड नाइट्रेट की। सेम उसी प्रकार ये टूटेगा K+ और I- में। ये किस में टूटेगा? लेड यानी +2 और नाइट्रेट NO3- में। ये क्या करेंगे आपस में? आयन एक्सचेंज, यानी कि पोटेशियम आयन नाइट्रेट आयन से अभिक्रिया करेगा और आयोडाइड आयन लेड आयन से अभिक्रिया करेगा। किसका निर्माण होगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अभिक्रियाएं किसके बारे में है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में है। अगला हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे ऊष्माक्षेपी के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण होता हो? ऊष्मा का या ऊर्जा का निर्माण होता हो, क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। लिखा हुआ है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ किसका भी निर्माण होता हो? ऊष्मा का निर्माण होता हो। कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कोई अभिकारक क्या है? A और B
उत्पाद क्या बन रहा है, सी और डी। उसके साथ साथ किसका निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये क्रिया क्या होंगी, ऊष्माक्षेपी क्रिया होंगी। लिखा हुआ इसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पाद के साथ कहां पर निकल जाती हैं, वातावरण में निकल जाती हैं या किसी प्रयोग में ले ली जाती हैं। जैसे अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात करें, लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बात करें हम CH4 को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जला दें तो किसका निर्माण होगा, CO2 H2O, और साथ साथ क्या मिलेगी हमें, ऊष्मा मिलेगी। क्या मिलेगी हमें, ऊष्मा मिलेगी। तो देखो प्रोडक्ट के साथ साथ किसका निर्माण हो रहा है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। शायद ये उदाहरण अगली स्लाइड में दी गई है। हाँ ठीक है, ये उदाहरण अगली स्लाइड में दे रखी है। देखो सबसे पहला उदाहरण क्या है, प्राकृतिक गैसों का दहन। ठीक, देखो लिखा है मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर वेपर का निर्माण होता है और साथ ही साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसलिए किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी क्रिया का। दूसरा उदाहरण क्या है, जंतुओं में श्वसन, यानी एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी क्रिया का। क्यों ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बर्न होता है तो उससे क्या प्राप्त होती है, क्या निकलती, एटीपी। एटीपी अल्टीमेटली क्या है, एक एनर्जी है। तो प्रोडक्ट के साथ में क्या निकल रहा है, एटीपी निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया, ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण हो गया। जैसे लिखा हुआ है जब ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है या बर्न होता है तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, ऊर्जा। और ऊर्जा किसके रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है, जो आगे चल के एनिमल्स के लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। अगला लिखा हुआ है तीसरा उदाहरण, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन। देखो जो भी हमारे घर के बायोडिग्रेडेबल यानी जो जैविक रूप से अपघटित हो सकते हैं उनको हम बाहर किसी गड्ढे में फेंक देते हैं, धीरे धीरे करके वो डिकम्पोज हो जाते हैं और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। वो एनर्जी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यानी कि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है किसी भी रूप में। इसलिए ये किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी क्रिया का। लिखा हुआ है जैविक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होकर किसमें परिवर्तित हो जाना या बदल जाना, खाद में बदल जाना, किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। ठीक बात। अब हम बात करेंगे अपने अगले अभिक्रिया के बारे में। अगली अभिक्रिया है हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से क्या है, ठीक अपोजिट है। इसमें अभिक्रिया को चलाने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो। जैसे लिखा हुआ है वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता हो, अवशोषण, यानी बाहर से उस अभिक्रिया में ऊष्मा लगती हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, लिखा हुआ है इन अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, बाहर से हम ऊर्जा के रूप में चाहे ऊष्मा दे दें, चाहे प्रकाश दे दें और चाहे विद्युत दे दें। ठीक है, यानी कि बाहर से ऊर्जा के रूप में हम कुछ भी दे सकते हैं, हीट दे दें, लाइट दे दें या हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी दे दें। ठीक, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर है कोई दो पदार्थ हैं, इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हम बाहर से क्या दे रहे हैं, ऊष्मा या ऊर्जा दे रहे हैं बाहर से, और ये किसका निर्माण हो रहा है, किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसलिए यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर हम इसके उदाहरण पर बात करें तो लिखा हुआ है
जब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, उसमें अपघटन, ये हम वियोजन अपक्रिया में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट या लेड नाइट्रेट का क्या होता हो, उसमें वियोजन होता हो। लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या हो जाए, अगर हम ऊष्मा दे दें तो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सब क्रिया को चलाने के लिए हमें बाहर से क्या देना पड़ रहा है, ऊष्मा या एनर्जी देनी पड़ रही है। इसलिए किसका उदाहरण है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया का। दूसरा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया, यानी कि जब नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अपक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को चलाने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है। इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो एक चीज याद रखने वाली बात है कि जंतुओं में जो श्वसन होता है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। क्यों, क्योंकि उसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को संचालित करने के लिए हमें सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, तो बाहर से एनर्जी लेनी पड़ रही है। इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक, तो लिखा हुआ है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से प्राप्त होता है, वातावरण से प्राप्त होता है। जल कहां से प्राप्त होता है, मिट्टी से प्राप्त होता है, और जो जड़ के द्वारा पत्तियों तक ले जाया जाता है, जाइलम के द्वारा। उसके बाद किसकी आवश्यकता है, सूर्य प्रकाश की, और किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, वातावरण में। तो पादपों में या पौधों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले टर्म पर बात करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।